गाइस, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे पढ़नी है। लिटरली मैं आपको ये सब चीजें नहीं बताऊंगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, वन शॉट वीडियो देख लो। आज हम बात करने वाले हैं मुद्दे की बात के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम किस चीज को लेकर आती है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे नहीं होता कि इंग्लिश का पेपर आपको नहीं आता, तो आपको अच्छे से इंग्लिश का पेपर आता होता है, आपको पूरी स्टोरी पता होती है कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है। लेकिन द मेन थिंग इज जो चीज आपके दिमाग में होती है, आप एक्चुअल में उसको पेपर के अंदर जो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो। अगर पेपर के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो जिसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं आते। मार्क्स नहीं आते तो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रेस पड़ता है कि यार चैप्टर भी पढ़ के गया था, एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, वन शॉट वीडियो भी देखी थी, फिर भी जो है एग्जाम्स के अंदर मार्क्स नहीं आए। तो प्री बोर्ड के अंदर बहुत सारे बच्चों के जो 50 to 60% मार्क्स ही रह जाते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े टॉपर ही क्यों ना हो। और यही जो मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम्स बोर्ड के अंदर भी रह जाते हैं, तो बाद में बच्चों को जो है पछतावा लगता है। तो इसकी सबसे बड़ी रीजन है कि आपको जो इंग्लिश का पेपर है उसको अच्छे से टैकल करना नहीं आता, उस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करना नहीं आता। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब चीजें बताने वाला हूं कि आपको इंग्लिश का पेपर है जो कैसे रिप्रेजेंट करना है, ताकि हम 95% जो इजीली स्कोर कर पाए इंग्लिश के अंदर। बेशक आपको चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज हो, लेकिन जब तक आप इंग्लिश के पेपर को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, उस चीज को अच्छे से टैकल नहीं कर पाओगे, तो आप कभी भी इंग्लिश के अंदर जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को, चाहे बेशक इस वीडियो को आपने 2x पे देख लो, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो के अंदर मैं ईच एंड एवरी पोर्शन को हम कवर करेंगे, रीडिंग स्किल्स को, राइटिंग को, ग्रामर को, लिटरेचर को, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको समझाऊंगा कि आपको इंग्लिश के पेपर को कैसे टैकल करना है, कैसे जो आपके थॉट के अंदर आपको पूरे चैप्टर के बारे में पता होता है, आपको पूरी स्टोरी पता होता है कि आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को पेपर के अंदर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। पेपर के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते तो बहुत सारे बच्चे, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 50 to 60% मार्क्स पे अटक जाते हैं। फिर बाद में उस चीज का आपको पछतावा लगता है कि यार मैं तो सारा पेपर पढ़ के गया था, लेकिन मार्क्स तो फिर भी नहीं आए। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा इस वीडियो के अंदर यही रहने वाला कि आपके माइंड में जो चीजें चल रही हैं, तो आप उसको पेपर में कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे, टीचर को कैसे मजबूर करोगे कि आपको उस चीज के नंबर जो है वो दे। तो आपको कैसे रिप्रेजेंटेशन करनी है, आपको कैसे प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो इससे मेरे लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टीचर को इंप्रेस करना है। दूसरे वाला इंप्रेस हमें नहीं करना, वैसे भी उसमें आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता नहीं बोर्ड का एग्जाम कहां तक जाओगा। लेकिन इतना टीचर को मजबूर कर देना कि जो चीज भी आपने पेपर के अंदर लिखी हो, टीचर उसके लिए के ऊपर मजबूर हो जाए आपको फुल मार्क्स देने के लिए इंग्लिश के अंदर। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं अपने लिटरेचर सेक्शन को। इससे लिटरेचर सेक्शन को कवर करने वाले हैं, क्योंकि लिटरेचर सेक्शन हमारे पास जो है 40 मार्क्स की आने वाली, सबसे ज्यादा हाई वेटेज इसकी रहने वाली इंग्लिश पेपर के अंदर। बेशक इस वीडियो को पूरा देखना, दोबारा रिपीट करूं, बेशक इसको 2x पे देख लो, लेकिन इस कंप्लीट वीडियो को देखना ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओ और उस चीज को पेपर के अंदर रिप्रेजेंट कर पाओ और अपने 95% को इजीली अचीव कर पाओ इंग्लिश के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं लिटरेचर को। लेकिन लिटरेचर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है लिटरेचर के अंदर, जस्ट रीड द समरी। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक चैप्टर अपना पिक कर लेना है, चैप्टर को पिक करके क्या करना है, आपने उसकी जो समरी रीड आउट करनी है। समरी रीड आप एनसीईआरटी बुक में से भी कर सकते हो, नेट से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी बुक्स आते हैं, कहीं से भी आपको सिर्फ क्या करना है, जस्ट रीड द समरी, ताकि आपको उस चैप्टर के बारे में सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाए कि एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर हो क्या रहा है, आपको अच्छे से वो समरी जो है समझ आ जाए। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, फोकस ऑन सीक्वेंस एंड कैरेक्टर। इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा जो बच्चे फंसते हैं इस चैप्टर के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर बच्चे बहुत सारे क्या गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छे से समरी तो रीड कर लिया, वो चैप्टर के बारे में सारी चीजें क्लैरिफाई होती है, लेकिन वो जो एक्चुअल में जब क्वेश्चन लिखने बैठते हैं तो पूरे चैप्टर की समरी जो उनके माइंड में होती है उसको बस लिखते जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीज पूछी गई है। सारे पूरे चैप्टर के क्वेश्चन की कभी एक लाइन फर्स्ट पेज से उठा लेते हैं, सेकंड लाइन में से पेज में से उठा लेते हैं, थर्ड लाइन में से उठा लेते हैं, तो सब चीजों को लाइन को मिस करते हैं, अपने आंसर को चिपका देते हैं। तो मुझे बताओ ऐसे टीचर आपको कौन सा नंबर देगा कि पूरे चैप्टर की समरी आपने उसको क्या कर दिया, सारे जंबल वर्ड्स, जो चीज आपकी यहाँ पे आनी चाहिए थी हमें उसी चीज को वहीं पे फिट करना पड़ेगा। अगर वहीं पे वो चीज फिट नहीं होती तो कोई भी टीचर आपको नंबर नहीं देगा। अब वो फिट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो लेकिन यहाँ पे सबसे चीज मैं आपको बता दूं, कैरेक्टर के बारे में भी आपको सब कुछ क्लियरफाई होनी चाहिए कि जिस चैप्टर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो समरी के अंदर आपने उस चीज को भी नोट डाउन करना है कि समरी के अंदर मुझे कौन कौन से कैरेक्टर जो आ रहे हैं। जैसे लैंको वाला है, उसके अंदर लैंको कैरेक्टर है, पोस्टमैन कैरेक्टर है, तो ऐसे जितने भी चैप्टर्स हमारे इंग्लिश के अंदर दिए गए, तो आपको हर चीज के अंदर हर कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि इस कैरेक्टर की क्या क्या समरी थी, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, जो चीज आपको उसमें समरी के अंदर बताई गई है वो ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो बात होगी समरी की। अब लेकिन पेपर के अंदर तो हमें समरी नहीं लिख के आ रही ना, समरी तो हमें सिर्फ ये बताएगी आपको चैप्टर के बारे में नॉलेज दे देगी, चैप्टर के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैरेक्टर हमें बता देगा कि ये चीजें उसके चैप्टर के अंदर हो रही है। तो हमारी मेन चीज अब यहाँ पे अटकती है, यहाँ पे आके क्वेश्चन आंसर्स जो है, क्योंकि पेपर में तो हमें क्वेश्चन आंसर लिख के आने हैं, तो क्वेश्चन आंसर हमें उसी हिसाब से लिखना है कि टीचर हमें मजबूर हो जाए कि 3 में से 3 नंबर हमें जो है वो कंफर्म कर दे कि भैया आपने क्वेश्चन पूरा एक्यूरेट लिखा है, आपके 3 में से 3 नंबर पक्के। अब क्वेश्चन आंसर आपको करने कैसे हैं, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 8 अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्या करने हैं, अपनी बुक में से उठा लेने हैं, उनको क्या करना है, रीड आउट करना शुरू कर देना है। रीड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, उसमें देखना है कि जो चीजें आपने इस चैप्टर के अंदर समरी के अंदर पढ़ी है उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, अट्रैक्टिव वर्ड्स को एंड लाइंस को, कि भाई ये चैप्टर के अंदर मैं ये लाइंस पढ़ के आया था। उस सारे चैप्टर्स के अंदर जितने भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन, 8 लॉन्ग क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, पिक करने हैं, 8 लॉन्ग क्वेश्चन। तो 8 लॉन्ग क्वेश्चन आपने क्या करना है, पिक करने हैं, उसमें से जो जो आपको मेन लाइंस लगती है आपने उसको अंडरलाइन करना है, अट्रैक्टिव वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलती भी करते हैं। गलती क्या करते हैं, यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है,
ठीक है, एग्जांपल लिख रखा है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास लैंको वाला चैप्टर है, लैंको वाज ए फार्मर, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन पेपर में लिख के आते हैं लैंको वाज ए फार्मर, या फिर कुछ लिख देते हैं लैंको वाज ए गुड फार्मर, जबकि पेपर के अंदर ये दोनों ही चीजें जो आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि चैप्टर के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ। जो जो वर्ड्स चैप्टर के अंदर लिखे हुए हैं तो वो हमारे पास होते हैं अट्रैक्टिव वर्ड्स और लाइंस। अगर वो सेम टू सेम लाइंस अगर आप बीच में लिखते हो 100% बुक वाला कॉपी मत करके आओ, लेकिन जो चीज आपके वर्ड्स में, जब मैंने आपको बोला कि जब आप 8 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने बैठोगे तो जो जो लाइंस में आपको माइंड में आपके फिट हो जाती है, जो लाइन आपको इजी लगती है, जो लाइन आपको लगता है ये चैप्टर के अंदर मैं पढ़ के आया था, उन सब चीजों को अंडरलाइन हाईलाइट कर लो। तो आपको एक्चुअल में लिख के क्या है ना, लैंको वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, क्योंकि चैप्टर के अंदर हमें यही पता चला था कि जब हमने उसकी समरी रीड की थी, जब हमने उसकी ये चीज समरी रीड की थी, तब हमें पता चला था कि जो लैंको था वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर था। अगर ये लाइन आप लिख के आओगे तो चैप्टर के अंदर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर जो मार्क्स मिलेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देने लगा हूं। पेपर के अंदर बहुत सारे बच्चे लिख के आते हैं हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, या फिर बहुत सारे बच्चे क्या लिख के आते हैं हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड। तो ये दोनों की दोनों लाइन से जो है वो गलत है। एक्चुअल में लाइन क्या बनती है, हिज एनुअल क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रेन एंड हेलस्टॉर्म, क्योंकि हमने चैप्टर के अंदर ये चीज पढ़ी थी। लेकिन आप बच्चे क्या लिख के आते हैं जल्दबाजी के अंदर, ऊपर से जितना उन्होंने स्टोरी के समरी के बारे में पढ़ा है उसको लिख देंगे हिज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, की जो फसल थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन रीजन नहीं लिखेंगे। तो लेकिन जब तक आप रीजन नहीं लिखोगे तब तक कोई भी टीचर आपको नंबर नहीं देगा। एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो मैंने आपको बोला कि अंडरलाइन अट्रैक्टिव वर्ड्स हैं, जैसे ये आपके पेपर के अंदर बुक के अंदर आपकी ये लाइन लिखी हुई है, तो जहां पे अगर आपकी बुक के अंदर ये लाइन लिखी है तो उसके अंदर अंडरलाइन करो। इसमें मेन वर्ड क्या है, इसमें एक तो मेन वर्ड है रेन, क्योंकि रेन की वजह से उसकी क्या हुई थी, हेलस्टॉर्म। इसकी वजह से जो आपकी क्रॉप है उसकी जो डिस्ट्रॉय हुई थी, क्या डिस्ट्रॉय हुई थी, क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई थी। तो ये इसके अंदर क्या हो गया, तीन मेन वर्ड्स हो गए। तो ये हो गया आपके अट्रैक्टिव वर्ड्स, जो आपकी लाइन को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव कर रहे हैं, टीचर को मजबूर करेंगे आपको नंबर देने के लिए। और ये पूरी की पूरी जो लाइन होगी वो आपकी मेन लाइन बनेगी। तो इस तरह से आपने जब भी अपनी समरी पढ़नी है तो उसके अंदर आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है अट्रैक्टिव वर्ड्स को और साथ में उसकी लाइंस को। तभी जब तक आप पूरी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अगर आप इस तरह से लाइंस कर करके अगर 100 वर्ड में से अगर आप 80 वर्ड भी सही करके आओगे ना तो टीचर आपको हमेशा फुल नंबर ही देगा, क्योंकि उसको पता है यार इसमें से 100 में से 80 वर्ड तो उसने बिल्कुल एज इट इज सही लिखे हैं, जो एकदम से एक कैरेक्टर और समरी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या हो रहा है, आपको पूरा चैप्टर जो है डीपली पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस जो जो मेन मेन हेडलाइंस है उस चीज को अंडरलाइन करते जाओ। इससे आपका टीचर भी जो है वो इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चा जो है वो पढ़ के आया है, उसने मेन सारी जो लाइंस है वो लिखी हुई है, और टीचर मजबूर हो जाएगा आपको नंबर देने के लिए। तो इस तरह से पूरी समरी आपको याद करने की जरूरत नहीं, जो जो मेन हाईलाइट वर्ड्स है, मेन डीपली वर्ड्स है, बस आपको उनको याद करना है। तो इस तरह को कंप्लीटली सारे चैप्टर को आपने क्या करना है, अच्छे से डीपली पढ़ लेना है। डीपली कैसे पढ़ना है, उनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है। तो आपने क्या करना है, हर चैप्टर में से जैसे मैंने आपको बताया 8-8 क्वेश्चन अपने पिक कर लेने, 8-8 क्वेश्चन की जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन सबको क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना है। तो जब आपका पेपर के अंदर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप 8 क्वेश्चन को मिक्स भी कर दोगे, क्योंकि वो एक चैप्टर के ही 8 क्वेश्चन, अगर सारे चैप्टर को मिक्स भी कर दोगे तो उसमें पता कि मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट किया था। तो अगर उस चैप्टर में से वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस आपके माइंड में चल रही है, आप वहां पे उनको क्या करके आ जाओ, चिपका के आ जाओ। इससे टीचर भी आपका इंप्रेस हो जाएगा, आपको पूरा होल चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके फुल मार्क्स भी जो है वो आ जाएंगे। अब ऐसा करने के लिए आपको एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम आपको हर क्वेश्चन में से आपको 10 से 12 वर्ड जो आपने अट्रैक्टिव जो वो लिखने पड़ेंगे। 10 से 12 वर्ड जो आपको क्या करने पड़ेंगे, अट्रैक्टिव वर्ड जो लिखने पड़ेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, और 15 से 20 सेंटेंस आपको जो है वो लिखने पड़ेंगे, ताकि टीचर आपको अच्छे से मजबूर हो जाए कि भाई इस बच्चा जो है वो पूरे चैप्टर के बारे में नॉलेज लेके आया, अच्छे से इंग्लिश को पढ़ के आया। टीचर आपको पूरे के पूरे जो 3 मार्क्स देगा ही देगा। मिनिमम आपको 10 वर्ड लिखने हैं, मिनिमम इधर से आपको 15 सेंटेंस लिखने हैं। 20 लिख दो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन 10 से 15 वर्ड्स जो आपको लिखने ही लिखने हैं, ताकि आप पूरे स्कोर कर पाओ इंग्लिश के अंदर। और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, ठीक है, ताकि आपके जो है फुल आ सके और अपनी चीज को जो आपके माइंड में चल रही है उसको आप अच्छे से पूरी इंग्लिश के अंदर क्या कर पाओ, रिप्रेजेंट कर पाओ। तो बच्चों बात करते हैं ग्रामर को लेकर कि ग्रामर को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि हम फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। तो ग्रामर देखो हमारे पास बच्चे, ग्रामर जो हमारे पास 10 नंबर की ग्रामर आ रही है, जिसमें से आपकी जो है 5 टॉपिक आएंगे। पहले नंबर पर आपके डिटरमिनर्स है, टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब है, मोडेल्स है, और हमारे पास इंपोर्टेड स्पीच है। तो जिसमें से यहाँ पे देखो आपने एक नोट भी लिख रखा है मैंने रेड कलर पे, वी अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 12। हमारे पास 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से हमने क्या करना है, 10 क्वेश्चन एनी 10 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, आप डिटरमिनर्स कर दो। डिटरमिनर्स में क्यों बोल रहा हूं कि दैट इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी है, तो आप डिटरमिनर्स को आराम से कर सकते हो। टेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। सब्जेक्ट वर्ब आपके लिए इजी है, आप आराम से इसको कर सकते हो। मॉडल भी बहुत ज्यादा इजी वर्क, आप इसको भी कर सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रिपोर्टेड स्पीच। इसको थोड़ा सा बना के लिखना पड़ता है, तो जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों को क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है, मिस्टेक्स करते हैं। तो इसके लिए आप हम इसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर हम हमारे पास ऑप्शन है कि हम 2 क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब इसके 4 क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे, खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर मान लो एक आधा क्वेश्चन आ भी गया तो रिपोर्टेड स्पीच को आप अपनी तरफ से बना के लिख देना। इतने में आप नादान बच्चे तो हो नहीं कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाओ। और वैसे भी हमारे पास जो ग्रामर 10 नंबर की आ रही है, तो इतना भी आपको इस ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं है। आप इसको लाइटली भी करते हो, अच्छे से करते हो, आराम से करते हो, तो आप इसको कर पाओगे। लेकिन आप इसको करना कैसे है,
ग्रामर को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि इसकी जितनी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज अगर आप उसको सॉल्व कर पाओ तभी आप ग्रामर जो अच्छे से कर पाते हो। लेकिन अगर जो बच्चा ग्रामर के अंदर वीक है, नहीं भी कर पाता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, 10 नंबर की ग्रामर आती है, रोते धोते आप इसमें से अगर 1-2 बार भी पढ़ोगे ना, आप आराम से 5-7 नंबर तो इसके अंदर ले ही पाओगे। तो इसको लिए आपको इतना ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्यूरेटली ग्रामर करना चाहते हो, एक्यूरेटली ग्रामर आपसे तभी होगी जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे। या फिर एक और काम कर सकते हो, आप क्या कर लो, पिछले लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद उसके बाद एनी 3 सैंपल पेपर सॉल्व कर देना। इससे आपके ग्रामर का पोर्शन जो है वो काफी ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको ग्रामर के अंदर और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो इसमें से आपके 10 नंबर आराम से जो है वो बन जाएंगे। अदरवाइज लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू कर लो और एनी कोई भी पीवाईक्यू करने के बाद कोई भी 3 सैंपल पेपर सॉल्व कर पाओ, ताकि आपके जो चीज आपने रीड आउट की वो आपकी सारी क्लैरिफाई होगी, किसी के अंदर आपको डाउट तो नहीं बच रहा। तो ये ग्रामर करने का सबसे बेस्ट वे है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को लेकर। नेक्स्ट सेक्शन इज हमारे पास जो है वो राइटिंग का सेक्शन होने वाला है। देखो बच्चों, राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, सबसे मेन पार्ट हमारे पास सबसे पहले होता है लर्न द फॉर्मेट। आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए। राइटिंग सेक्शन के अंदर जितनी भी चीजें आने वाली है, ईच एंड एवरीथिंग का आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर आपका फॉर्मेट सही है, दोबारा से समझ लो, इससे ही टीचर आपका जो इंप्रेस हो जाता है और मजबूर हो जाता है आपको नंबर देने के लिए। और 1.5 नंबर तो आपको ऐसे मिल जाएगा अगर आपको टोटली फॉर्मेट सही है। तो आपने फॉर्मेट के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्मेट के ऊपर वर्क नहीं करते, वो सिर्फ सेंटर पोर्शन के ऊपर वर्क करते हैं। कभी भी सेंटर पोर्शन के ऊपर वर्क नहीं करना होता। हमेशा जो आपका ऊपर वाला फॉर्मेट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है। किसी भी कोई भी चीज आप राइटिंग सेक्शन के अंदर लिखोगे, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। अगर आप इन दोनों के ऊपर वर्क कर लेते हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर और एंडिंग पॉइंट के ऊपर, तो जो उसका बीच वाला सेंटर पोर्शन होता है, सेंटर पोर्शन आपको जो क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है, बस उसको मिक्स करके ऊपर नीचे लाइंस करके भी अगर आप बना दोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर जो है वो मिलते ही मिलते हैं। सो जस्ट फोकस आपको किस पे करना है, स्टार्टिंग और अपनी एंडिंग पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, जितने भी आपकी राइटिंग चीजों के ऊपर आने वाली है राइटिंग सेक्शन के अंदर। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप कोई भी 3-3 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जितने भी आपके राइटिंग सेक्शन के अंदर जो चीजें आने वाली है, आप कोई भी उन सब में से 3-3 सेक्शन जो किसी सैंपल पेपर में से उठा लो, किसी बुक में से उठा लो, किसी में से उठा लो, 3-3 क्वेश्चन हर पार्ट के, एवरी पार्ट के आपको जो है सॉल्व करके देख लेने हैं राइटिंग सेक्शन के अंदर। तो दिस इज द बेस्ट वे टू मेथड टू सॉल्व द राइटिंग सेक्शन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बस आपको सिर्फ फॉर्मेट लर्न करके चले जाना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। फॉर्मेट आपका बिल्कुल एकदम से 100% एक्यूरेट सही होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, रीडिंग स्किल्स के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, नंबर काटते हैं। जबकि इसके उल्टा होता है कि जो रीडिंग स्किल्स होता है हमारे पास, जो रीडिंग हमारे पास पैराग्राफ आता है, अनसीन पैसेजेस आते हैं, उसमें टीचर हमेशा लीनियर चेकिंग करता है। मुझे नहीं पता प्री बोर्ड के अंदर आपके स्कूल एग्जाम में कैसे चेकिंग होती है। बोर्ड की बात करें, बोर्ड के अंदर जो आपकी चेकिंग होती है वो बिल्कुल एकदम से लीनियर होती है। इसके अंदर टीचर नंबर काटता ही नहीं है। लेकिन अब नंबर आप खुद कटवाते हो, नंबर आप कैसे कटवाते हो वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है। अब स्मार्ट वर्क आपको करना कैसे है, पहले आपको करना है रीडिंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं, आपको 15 मिनट जो क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए मिलते हैं, आप उसमें बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा पैराग्राफ जो रीड करने बैठ जाते हैं। तो वहीं पे आपकी सारी मेहनत है वो खराब हो जाती है। पूरे पैराग्राफ रीड करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन में से फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसमें से अंडरलाइन करने में बैठ जाते हैं कि ये लाइन का क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो बार बार से पैराग्राफ को रीड करते रहते हैं, कभी भी पैराग्राफ को रीड नहीं करना होता। पैराग्राफ को रीड करने से अच्छा आपको क्या करो, क्वेश्चन को रीड करो। कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने उस डायरेक्टली उस क्वेश्चन को रीड करना है। जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का। जो आपने क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, फिर अब आप जाओ पैराग्राफ के ऊपर, फिर आपने जाना है पैराग्राफ के अंदर और उसका क्वेश्चन ढूंढ के उसको क्या करो, अंडरलाइन करो कि भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है। अब यहाँ पे दूसरी बच्चे क्या गलती करते हैं, सेम टू सेम जो लाइन आपको मिल गई, मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल गई लाइन, तो बच्चे क्या करते हैं, सारी लाइन को सेम एज इट इज चिपका देते हैं। कभी भी एज इट इज सेम टू सेम नहीं चिपकाना होता है। यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। स्मार्ट वर्क आपको क्या करना है, अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स अपने जो ऐड करने होते हैं, चाहे ए करो, दा करो, कुछ भी वर्ड्स आपको ऐड करो, थोड़ा सा आपको इंटरचेंज करके जो उसके अंदर लिखना होता है। और तीसरी चीज आपको क्या करना है, जो मैंने बताया, डोंट कॉपी सेम टू सेम पैराग्राफ, सेम टू सेम पैराग्राफ कॉपी नहीं करना है। जस्ट लिटिल बिट चेंज योर आंसर, अपने आंसर को थोड़ा बहुत जो है चेंज कर दो। और स्टार्टिंग में जो आपको 15 मिनट दिए होते हैं, अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गए तो 15 मिनट में अपने 1, 2 या 3 क्वेश्चन को भी आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आप पैराग्राफ को रीड आउट ना करने बैठो। तो पैराग्राफ वाला सेशन जो आपका क्या हो जाएगा, वहीं पे जो है वो फिनिश हो जाएगा। कहां पे, 15 मिनट जो आपको पेपर रीड करने के लिए दिए जाते हैं। तो आई होप अब आपको ये वीडियो अच्छे समझ लगी होगी। जल्दी आपका भाई जो है इसके ऊपर अपने लेटर्स के ऊपर भी आपको एक वीडियो देने वाला है कि आपको लेटर का स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट कैसे रखना है, कैसे आपके जो लेटर फॉर्मेट है वो एकदम से एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि हमको पूरे इसके पूरे नंबर जो मिल सके राइटिंग स्किल्स के अंदर। तो उसके ऊपर भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। चलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आपको कौन कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम नहीं लेनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए, ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आपको देता रहेगा। साइंस के हो, मैथ्स के हो, और कौन से आपके फिक्स क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आने वाले, ईच एंड एवरी अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो।